हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम लोग हिंदी लिटरेचर बुक का नाम है भाषा माधुरी। इसका हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें नदी के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि नदी का नेचर, स्वभाव किस तरह का होता है, नदी कैसे बनती है और नदी के हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4 नदी। बच्चे, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में हम लोग मुख्य रूप से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास सीखेंगे। आप अपने पाठ में देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा जहाँ कहीं भी आई है, उन जिन शब्दों में लगी हुई है, तो बड़ी ई की मात्रा को रेड पेन से दिखाया गया है, रेड इंक से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं रेड कलर में जितनी भी मात्राएं इसमें लिखी हुई है वो बड़ी ई की मात्रा है। तो पढ़ते समय आप लोग ध्यान देते जाएंगे कि बड़ी ई की मात्रा को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं नदी। आप लोग भी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और उसके बाद जैसे मैं पढ़ूंगी आप लोग भी उंगली रखते चलिए। नदी कितनी अच्छी है, नदी सदा बहती रहती है, वह कल कल गाती रहती है, चलना ही जीवन है, नदी सभी को यही सीख देती है। इस पैराग्राफ में आपने देखा कि नदी के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि नदी क्या करती है, कितनी अच्छी है। नदी के बारे में बताया गया कि नदी का स्वभाव कितना अच्छा है। नदी का काम है सदा बहते रहना, वो हमेशा बहते रहती है। और किस तरह से बहती है, वह कल कल गाती रहती है, कल कल गाते हुए वो बहते रहती है। चलना ही जीवन है। नदी कहीं भी आपने देखा नहीं होगा कि कहीं भी वो रुक के विश्राम करती है, आराम करती है। वो जहाँ से नदी बन जाती है वहाँ से वो हमेशा लगातार चलते रहती है। तो यहाँ नदी से हमें ये सीख दी जा रही है कि चलना ही जीवन है, चलते रहना ही जीवन है। अगर हम रुक जाते हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आती है, अगर हम रुक जाते हैं तो रुकना जीवन नहीं है। जीवन में कितनी भी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आए, हमें उन सब को लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ खुद ब खुद मिट जाती है। नदी सभी को यही सीख देती है और ऐसा ही हमें करते रहना चाहिए। तो नदी कैसे गाती है, कल कल गाती है और वो हमेशा बहते रहती है। अब सेकंड पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया गया सेकंड पैराग्राफ में कि नदी का निर्माण कैसे होता है, किन चीज़ों से नदी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि लेखक ने, राइटर ने हमारे लिए क्या कहा है कि नदी किस तरह से बनती है। पहाड़ पर बर्फ़ गिरती है। अब जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर क्या गिरती है, बर्फ़ गिरती है। वह पिघलती रहती है और वो एक जैसे ऐसे जमा नहीं रहती है। अगर पहाड़ों पर बर्फ़ पूरे समय इस तरह से जमा रहेगी तो पूरा एकदम आसमान छू जाएगी। तो बर्फ़ बनते रहती है और उसके साथ ही वो पिघलते रहती भी है। बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है। बर्फ़ जब भी पिघलता है तो पानी बन जाता है, वही पानी नदी बन जाती है। और जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का रूप लेगा और पानी को तो रास्ता चाहिए होता है ना बहने के लिए। अभी आप ग्लास में अगर पानी लेते हैं तो ग्लास के शेप का ही, आकार का ही पानी दिखता है, लेकिन अगर ग्लास अचानक गलती से आपके हाथ से छूट जाता है तो पानी क्या हो जाता है, बह जाता है, एकदम बिल्कुल बिखर जाता है। तो इस तरह से पानी जब भी बनता है तो वो अपना रास्ता खोजता है और रास्ता बना लेता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, वही पानी नदी बन जाता है, वर्षा का जल भी नदी बन जाता है। अब जब पानी पड़ता है लगातार,
आपने देखा है कि बारिश के मौसम में लगातार बारिश होते रहती है, तो ये सब पानी कहाँ जाता है? कहीं रुकता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है, बल्कि वो बहते हुए कहीं ना कहीं गड्ढे में चला जाता है, कहीं ना कहीं तालाब या नदियों में बह जाता है। तो इस तरह से बारिश से भी नदियों का निर्माण होता है, नदियाँ बनती है। झरने का जल भी नदी बन जाता है, झरने का जल भी नदी बन जाता है। जब झरना पहाड़ों से नीचे, ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो नदी के रूप में आगे की ओर बढ़ जाता है। भारत की हर दिशा में नदियां हैं। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि भारत की हर दिशा में नदियां हैं। गंगा, यमुना, व्यास, चिनाब, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा आदि बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो भारत की हर दिशा में, चाहे उत्तर की बात करें, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों तरफ, भारत में चारों तरफ नदियों का जाल बिछा हुआ है। ढेर सारी नदियां हैं जो आपके बुक में मेंशन किया गया है, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। लेकिन इसके अलावे भी कई छोटी छोटी नदियां भी हैं जो बाद में आकर इन बड़ी नदियों में मिल जाती है। तो आपने देखा कि नदियाँ कैसे बनती है, बर्फ़ के पिघलने से बन जाती है, पहाड़ों पर जो बर्फ़ पिघलता है उससे बनता है, फिर झरनों के गिरने से बनता है, और वर्षा के पानी से भी नदियाँ बन जाती है। अभी अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे पानी किस काम आती है। चलिए पढ़ते हैं। पानी सिंचाई के काम आता है, इससे धरती हरी भरी रहती है। पानी पीने के काम आता है, पानी ही हमारा जीवन है। तो यहाँ पे बता रहा है कि पानी क्या है, हमारा जीवन है। स्टूडेंट्स ज़रा आप सोचिए ना कि अगर हमारे जीवन में पानी न रहता तो फिर क्या होता? क्या हम जीवित रह पाते? क्या पेड़ पौधे जीवित रह पाते, हरे भरे रह पाते? क्या कोई जानवर इस धरती पे रह पाता? बिल्कुल नहीं। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन, कहीं भी इस धरती पे कोई जीवन होगा। तो पानी क्या है? जीवन है। पानी सिंचाई के काम आता है। जब वर्षा होता है तो पेड़ पौधों को क्या मिलता है? पानी मिलता है। आपने देखा है जब बारिश होती है तो खूब बारिश होती है, इससे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं। खेतों में भी किसान पानी चलाकर अन्न उपजाता है, पौधे लगाता है, धान, गेहूँ ये सब उगाता है। इससे धरती हरी भरी रहती है। पानी से धरती क्या होती है? हरी भरी रहती है। और पानी तो आपको पता है पीने के भी काम आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बांध बनाकर नदी का पानी एकत्र कर लिया जाता है। अब जब बारिश इतनी हो रही है, नदियाँ इतनी बह रही है, तो उस पानी का तो कहीं हमें उपयोग करते रहना है, नहीं तो क्या होगा? नदियाँ बहते रहेगी और बहते बहते समुद्र में जाकर मिल जाएगी। आपको पता है कि समुद्र का पानी जो है वो हमारे जीवन के काम नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत ही नमकीन होता है। पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और न ही हम उस पानी को पी सकते हैं। तो इस तरह से पानी कभी गड्ढों में चला जाता है, कभी समुद्र में चला जाता है। तो इसके लिए पानी का उपयोग करने के लिए कि सिर्फ बारिश के ही मौसम में पानी ना रहे, नदियाँ कभी कभी सूख जाती है। तो जब नदियों में पानी होता है तो उस पानी का उपयोग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या क्या बनाया गया है? बांध बनाकर नदी का पानी एकत्र कर लिया जाता है। पानी ऊंचाई पर चढ़ता है, फिर नीचाई पर गिरता है। पानी की धार से मशीन चलती है, मशीन ही बिजली बनाती है। बिजली घर घर काम आती है, गांव गांव काम आती है, शहर शहर काम आती है। बिजली कारखाना चलाती है, बिजली बल्ब जलाती है, यह और भी कई काम में लाई जाती है। इस तरह नदियाँ अति उपयोगी होती हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि बता रहे हैं कि बांध बनाकर नदियों का पानी क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। अब यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं दीवार की आकृति की तरह, ये क्या है, ये बांध है, आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि पानी क्या कर लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है। और यही पानी को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है। जब पानी ऊंचाई से नीचे की ओर तेज रफ्तार से गिरता है, ये आप देख सकते हैं, ये पानी नीचे की ओर जब गिरता है तो क्या होता है, तेज धार से गिरता है। और उसमें लोग क्या करते हैं, मशीन लगा देते हैं। ठीक है, पानी ऊंचाई पर चढ़ता है, फिर नीचाई पर गिरता है, पानी की धार से मशीन चलता है, और मशीन, उसी मशीन से क्या होता है, बिजली बनाने का काम होता है। अब बताइए कि बिजली का क्या क्या काम हो सकता है, आपको पता है ना, बिजली का क्या काम हो सकता है। बिजली घर घर काम आता है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। आप अपने घर में बिजली का क्या क्या उपयोग करते हैं, या आपके मम्मी पापा या घर में जो भी लोग हैं बिजली का कुछ तो उपयोग करते हैं। जैसे कि आप बल्ब जलाते हैं अपने घरों में, सबके घरों में क्या चाहिए, उजाला चाहिए ना, लाइट चाहिए, तो इसके लिए लोग बल्ब जलाते हैं। वो बल्ब किससे जलता है, बिजली से चलता है। पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं। तो ये सब बिजली से चलने वाली मशीनें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन को आसान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर शहरों में भी इसी तरह, शहरों में कुछ बिजली का ज़्यादा ही उपयोग होता है। अब जैसे शहरों में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, और वो बिजली नदियों से ही, नदियों के पानी से ही बनता है। फिर आप देखते हैं बिजली बल्ब जलाती है, बिजली कारखाना चलाती है, और भी बिजली के कई उपयोग हैं। तो आजकल जो भी हमारे काम होते हैं, मैक्सिमम वर्क, ज़्यादा से ज़्यादातर काम बिजली पर आधारित होते हैं। कभी आपने देखा है कि गर्मियों में अगर एक दिन के लिए बिजली चली जाती है या कहीं ख़राब हो जाती है, तो आपके घर में पंखे नहीं चल पाते हैं, एसी कूलर नहीं चल पाते हैं। तब क्या होता है, आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही गर्मी लगती है, घुटन सी होती है। तो बिजली के बहुत सारे काम हैं, और ये बिजली किससे बनती है, नदियों के पानी से बनती है, पानी से बनता है। बिजली किससे बनता है, पानी से बनता है। और उस पानी को, उस पानी की धार को, तेज धार को मशीन लगाया जाता है, और मशीन से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस तरह नदियाँ अति उपयोगी है, और तब हम देख सकते हैं कि इस तरह से नदियाँ हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है, यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब इसका अभ्यास हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। इस लेसन में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नए शब्द लिखा हुआ है ना, नए शब्द। तो नए शब्द में पहला है एकत्र। एकत्र का अर्थ क्या होता है, एकत्र करना यानी कि इकट्ठा करना। नदियों का पानी बांध बनाकर, एक दीवार बनाकर क्या किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। तो एकत्र का मतलब क्या है, इकट्ठा, जमा। दूसरा है बहती। बहती मतलब चलती, नदियाँ बहते रहती है यानी कि नदियाँ चलते रहती है। नेक्स्ट सीख। सीख मतलब क्या होता है, शिक्षा। शिक्षा, नदियाँ हमें शिक्षा देती रहती है ना, देती है कि हमें क्या करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और अगला है बांध। बांध का अर्थ होता है नदी के पानी को रोकने की एक दीवार। जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया कि एक बड़ी सी दीवार बना ली जाती है और वहाँ पर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उस पानी को छोड़ा जाता है, जिससे तेज धार से, ऊंचाई से जब पानी गिरती है तो उसकी धार क्या होती है, बहुत तेज होती है। वहाँ मशीन लगाकर और बिजली बनाया जाता है।
लास्ट वाला है उपयोगी। उपयोगी यानी कि लाभदायक, यूज़फुल। पानी क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यूज़फुल है। नदियाँ भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर, सोचें और बताएं। क है, नदी क्या गाती रहती है। तो आपने सबसे शुरू में ही देखा कि नदी का स्वभाव कैसा होता है, बहते रहता है। तो नदी गाती कैसे है, कल कल गाती है ना। नदी क्या गाती है, नदी कल कल गाती है। फिर दिया हुआ है ख है, बर्फ़ पिघलकर क्या बन जाती है। तो बर्फ़ पिघलकर हमेशा पानी ही बनती है। ग है, पानी किस किस काम आता है। अब मैंने आपको इस लेसन में बताया कि पानी सबसे पहले तो सिंचाई के काम आता है, जिससे हमारी धरती हरी भरी रहे। सिंचाई के काम आता है और हर जीव जंतुओं को पीने के काम आता है। पानी साफ सफाई के भी काम आता है। घ है, बिजली किस किस काम आती है। तो बिजली बल्ब जलाने के काम आती है, मशीन चलाने के काम आती है और कारखाने चलाने के काम आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी अभ्यास में नंबर 2 है, पाठ के अनुसार खाली स्थान भरें। तो इसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और चूज़ करके आपको क्या करने हैं, वाक्य को कंप्लीट करना है। नदी सदा, यहाँ खाली स्थान है, रहती है। नदी सदा खाली स्थान रहती है। तो इस खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे, बहती या सोती। ऑप्शन में आप देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है ना। तो नदी सदा क्या करते रहती है, नदी सदा बहती रहती है। तो बहती को आप लोग खाली स्थान में भर लेंगे। अगला है ख, बर्फ़ पिघलकर खाली स्थान बन जाती है। बर्फ़ पिघलकर क्या बन जाता है, तो बर्फ़ पिघलकर दूध नहीं बनता है बल्कि पानी बन जाता है। इसमें भी पहला वाला आप लोग टिक कर लेंगे। ग है, बांध बनाकर खाली स्थान एकत्र कर लिया जाता है। क्या एकत्र कर लिया जाता है, दूध या पानी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है पानी एकत्र कर लिया जाता है। घ, खाली स्थान घर घर काम आती है। झरना या बिजली, कौन काम आता है, तो घर घर बिजली काम आती है ना, बिजली घर घर काम आती है। च देखिए, खाली स्थान बिजली बनाती है। अब क्या बिजली बनाती है, तो मशीन। मैंने लेसन में आपको बताया था कि नदी जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी धार इतनी तेज होती है कि वहाँ लोग मशीन लगा देते हैं। उस धार का उपयोग करने के लिए मशीन लगा देते हैं और उससे बिजली बनाते हैं। अब अभ्यास का अगला है तीसरा, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखें। तो आप देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर आपकी बुक में दिए हुए हैं और इसको क्या करना है, उचित नाम लिखना है, वहाँ पर सही नाम लिखकर उसको कंप्लीट करना है। पहला पिक्चर आप लोग देखिए किसका है, बकरी का है। अब ऊपर देखिए कहीं बकरी लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, तो इसको आप लोग उठाकर कहाँ लिखेंगे, बकरी के यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो पहला पिक्चर है बकरी का। दूसरा पिक्चर क्या है, दीपक का। तो दीपक ये है, दूसरे नंबर पर है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तीसरा पिक्चर है घड़ी का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इस घड़ी को हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, घड़ी के नीचे लिखते हैं, पिक्चर के नीचे लिखेंगे। और फोर्थ पिक्चर आप देख सकते हैं किसका है, ये तितली का है और तितली लिखा हुआ है यहाँ, तो इसको आप लोग इस तितली के नीचे लिखेंगे। इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हम लोग अगले लेसन में मिलते हैं, अगले चैप्टर, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।